नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पहाड़ी चित्रशैली के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहाड़ी चित्रशैली पहाड़ी क्षेत्रों में पनपी चित्र परंपरा है। पंजाब व जम्मू की पहाड़ी नदियों में पनपी चित्र परंपरा पहाड़ी कलम के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ में इसे जम्मू कलम और हिमालय चित्रशैली के नाम से भी उच्चारित किया गया, लेकिन ये सभी नाम प्रांतीयता के दोष से ग्रसित होने के कारण स्वीकार नहीं हो पाए। हिमालय की पहाड़ियों में जन्मी चित्रकला का पहाड़ी कलम नाम ही सबसे अधिक समीचीन प्रतीत हुआ और विद्वानों ने इसे ही स्वीकारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुगलिया कलम ने राजस्थान की तरह पहाड़ी अंचल में छिपी कला प्रतिभा को उभारने में सहायता प्रदान की। तो आइए इस महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं कि पहाड़ी चित्रकला में मुगल चित्रकला का क्या योगदान रहा। मुगलों के भारत आगमन से पूर्व पहाड़ी अंचल में लघु चित्रों का कोई केंद्र नहीं था। धीरे धीरे पहाड़ी रियासतों की संख्या बढ़ी और मुगलों ने उन पर आधिपत्य जमाना आरंभ किया और जमाना जारी रखा। इसी कारण पहाड़ी रियासतों के राजकुमार व महाराजाओं को दिल्ली समय समय पर दरबार में राजभक्ति के प्रतीक स्वरूप आना जाना पड़ता था। अनेक राजकुमार मुगलिया चित्रशालाओं से प्रभावित हुए। ये स्वाभाविक है कि जब यहाँ के राजकुमार जब मुग़ल दरबार में जाएंगे तो वहाँ जाकर के वहाँ का परिवेश, वहाँ की चित्रशालाएँ आदि सभी को देखेंगे और इन सब को देखने के पश्चात वे उनसे प्रभावित हुए और मुगली तड़क भड़क व अदब कायदे की छाप उनके दिल में बस गई। पहाड़ों की शांत घाटियों में इन्हीं राजकुमारों द्वारा चित्रण परंपरा, परिधान व बोलचाल में मुगलिया चाल को अपनाया जाने लगा। चित्रकारों को भी अपने यहाँ किसी प्रकार से लाने का उपक्रम बनाया जाने लगा। कभी कभी पहाड़ी राजाओं की विश्वसनीयता व सैन्य विजय से खुश होकर उन पर उपाधियाँ व वस्त्र एवं आयुधों के उपहार मुगलों द्वारा प्रदान किए जाते थे। ऐसे वातावरण में मुगल चित्रकार पहाड़ी रियासतों की ओर भी आकृष्ट हुए होंगे। इन बदलती परिस्थितियों में पहाड़ी रंगों को और अच्छा और सुरीला रंगीला बना दिया और इधर दिल्ली दरबार औरंगजेबी जकड़ में आ गया तो मुगलिया चित्रकारों को उसने तरजीह देना बंद कर दिया। जैसा कि हम सुनते हैं कि औरंगजेब अपनी शरीयत के अनुसार, पाबंदी के अनुसार चलता था और वह कलाओं को एक तरह से नापसंद करता था। औरंगजेब के बाद चित्रकला की रही सही शान 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गई। बेसहारा चित्रकार अपनी बेबसी की कहानी को लिए हुए पहाड़ी रियासतों में आ गए और यहाँ माकूल वातावरण मिला तथा साहित्य और पुष्ट वैष्णव विचारधारा ने उनकी कला को कोमल बना दिया और एक परिवर्तन पहाड़ी चित्रशैली में आया। इस प्रकार आप समझ
सके होंगे कि मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल चित्रकारों ने किस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में कलाकारों के पदार्पण और यहाँ की संस्कृति को थोड़ा सा मुगलिया टच में प्रभावित करने का प्रयास किया। भौगोलिक स्थिति व कला वातावरण के कारण ही गुलेर में मुख्यतया शरणार्थी चित्रकारों ने बसने का निश्चय किया। गुलेरी चित्रकार व इनके समन्वित प्रयास ने पहाड़ी कलम को उत्कृष्टता पर पहुंचाया। यहाँ के कलाकार अन्य रियासतों में भी गए। कांगड़ा व बसौली रियासतों में तो मुगली समाश्रयहीन कलाकार पहुँचे ही थे, लेकिन गुलेरिया कलम का प्रभाव समस्त रियासतों में छाया रहा और ये बाहरी चित्रकार भी पहाड़ी राजपूती वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर फलने फूलने लगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर BN गोस्वामी ने अपनी शोधों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पहाड़ी चित्रकला मुग़ल दरबार से भागे चित्रकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी चित्रकारों सेऊ के वंशजों के आधार पर पली और बढ़ी। ये एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है जिसे आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार विद्वानों के दो मत हुए। एक मत इस बात का पक्षधर है कि पहाड़ी चित्रकला के फलने फूलने और समृद्ध होने के पीछे मुगलिया चित्रकारों और मुगलिया शहंशाहों की संस्कृति का हाथ है, जबकि डॉक्टर BN गोस्वामी जैसे विद्वानों के अनुसार पहाड़ी चित्रकला मुग़ल दरबार से आए कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी चित्रों के वंशजों के आधार पर ही पली और बढ़ी। इस प्रकार जब सुरम्य प्राकृतिक वातावरण है और चित्रण के लिए कलाकार हैं, विषय हैं, तो उसकी परिणति एक अच्छी चित्रकला के रूप में होनी ही थी। पहाड़ी क्षेत्र का सुरम्य संसार जो पहाड़ी ढलान, पहाड़ी आसमानों के बदलते रंगों से युक्त थे, इसी वातावरण में कलाकारों की तूलिका ने चमत्कार दिखाना आरंभ किया और कई चित्रों की श्रृंखलाएं अस्तित्व में आई। जयदेव का गीत गोविंद, बिहारी की सतसई, केशव देव व मतीराम की रचनाओं व भागवत पुराण से प्रेरित चित्रकारों ने थोड़े ही समय में हजारों की संख्या में चित्र बनाकर एक चमत्कार सा कर दिखाया। राग रागनियों, नायक नायिका भेद तथा समस्त श्रृंगारिक क्रियाएं पहाड़ी कलम की उभरती देह यष्टि में समाई हुई थी। सामाजिक दरबारी व जनजीवन के सभी क्रियाकलाप चित्रकार की आंखों से न बच सके। धार्मिक सहिष्णुता विषय वस्तु में स्पष्ट बनी है। प्रकृति का उन्मुक्त चित्रण व आकर्षक युवतियों को बड़े ही मौलिक रूप से इन चित्रकारों ने चित्रों में संजोया है। लघु चित्रों से लेकर भित्तियों तक कलाकारों ने अपने सधे हाथों से बनाया है। रेखाओं की कोमलता व एक नए तल विन्यास ने पहाड़ी कलम को मौलिकता प्रदान की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शैलीगत आधार पर पहाड़ी कलम विशेषतया दो धाराओं में बटी है। ये कौन सी दो धाराएं हैं? आप याद रखिए, रावी नदी के पूर्वीय नाम वाली कांगड़ा कलम व पश्चिमी भाग वाली बसोहली जम्मू अर्थात बसोली कलम। ये दो कलमें कांगड़ा कलम और बसोली कलम, यही कलमें पहाड़ी चित्रकला की गंगा व यमुना है।
इन्हीं के संगम ने अन्य पहाड़ी कलमों को बहुत दुलारा है। परंतु शैलियों में विभिन्नता होते हुए भी हम उन्हें पृथकता का रूप नहीं दे सकते। अब हम चर्चा करते हैं पहाड़ी कलम की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में जो लगभग सभी पहाड़ी चित्र शैलियों में विद्यमान है। राजस्थान व मुगलिया दरबारों से दूर पली, मैदानी गर्माहट व झंझटों से विरक्त तथा समय रेखा में 1 शताब्दी का अंतर निश्चय ही कुछ अपनी अलग विशेषता रखता है। ऐसी परिस्थितियों में शैली का अंतर तो स्वाभाविक ही हो जाता है। यमुना का पहाड़ी स्वरूप, ब्रज पहाड़ियों पर बसा हुआ कृष्ण फर्रुखशियरी वेशभूषा, राधा फर्श को चूमती पेशवाज पहने व बसोहली के ऊंचे क्षितिज पर बादलों का आराम करना आदि बातों ने तल विधान की एक नई शैली पहाड़ी चित्रशैली में विकसित की। बसोहली, चंबा व कुल्लू की लोक शक्ति ने रंग विधान व आकारों में निजस्व भरा और इस प्रकार यह और समृद्ध होती चली गई। इस स्वरूप के प्रमुख आश्रयदाताओं में चम्बा के उम्मेद सिंह, मैं प्रमुख राजाओं के नाम आपको यहाँ पे उद्धृत कर रही हूँ कि जिनके समय में चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला संपन्नता की ओर बढ़ी। ये हैं उम्मेद सिंह, राजा गोवर्धन चंद्र, प्रकाश चंद्र, मंडी के ईश्वरी सेन, विलासपुरी राजा देवचंद, कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह, बसोहली के राजा कृपालपाल और अमृतपाल एवं कांगड़ा के महाराज संसार चंद का नाम यहाँ प्रमुखता से लिया जा सकता है, जिन्होंने पहाड़ी शैली की चित्रकला को समृद्ध होने में अपना योगदान दिया। यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि गुलेर राज्य में ही पहाड़ी चित्रकला के पोषण में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। अब हम ये जानते हैं कि ये जो पहाड़ी चित्रशैली जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जिसकी विशेषताएं हमने जानी और हमने ये जाना कि किस तरह से ये कला अपने स्वरूप को बना पाई, इस कला के बारे में अब हम देखते हैं कि ये प्रकाश में कैसे आई, क्योंकि इसका समय लगभग 1726 से 1757, 1823 के बीच में रहा है। अब ये देखना है कि ये अस्तित्व में जन सामान्य के लिए ये चर्चा का विषय कब बनी। तो पहाड़ी चित्रकला का पुनरुद्धार 1910 में डॉक्टर कुमार स्वामी के सदप्रयासों से हुआ, जब इलाहाबाद में कुछ कांगड़ा चित्रों को प्रदर्शित किया गया। 1916 में उनका एक अद्भुत ग्रंथ राजपूत पेंटिंग नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालयाज कहा गया। 1926 में ओसी गांगुली की कृति मास्टरपीस ऑफ राजपूत पेंटिंग्स प्रकाशित हुआ और इसी वर्ष एनसी मेहता की पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स प्रकाशित हुई। जेसी फ्रेंच द्वारा 1930 में पहाड़ी कला केंद्रों की यात्रा करने के पश्चात हिमालयन आर्ट पुस्तक का प्रकाशन 1931 में हो पाया। इसी पुस्तक के माध्यम से पहाड़ी कला विद्वानों के बीच एक अहम चर्चा का विषय बन गई। W.G. आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला पर अपनी 2 पुस्तकें इंडियन पेंटिंग्स इन पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स प्रकाशित की। यहीं से पहाड़ी कला का स्वतंत्र व मौलिक चिंतन आरंभ हुआ। आर्चर महोदय ने पहाड़ी कला संबंधी अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे और भारत में आकर पहाड़ी स्थानों का भ्रमण किया। एन.एस. रंधावा ने इसी परिपाटी में पहाड़ी कला का उद्धार ही कर दिया।
खंडालवाला ने तो पहाड़ी चित्रकला पर एक मौलिक वृहद ग्रंथ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग लिखकर पहाड़ी चित्रकारों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री रायकृष्ण दास जी ने भी समय समय लेखनी इस विषय पर चलाई है। पहाड़ी चित्रकला पर अपनी चर्चा का अंत फिर हम इसी बात से करते हैं कि डॉक्टर BN गोस्वामी ने पहाड़ी चित्रशैली के उन्नयन के संदर्भ में कई लेख प्रकाशित किए और उन्होंने ये सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि पहाड़ी चित्रकला मुगलिया कलाकारों के प्रयत्नों का प्रतिफल नहीं था, बल्कि पहाड़ में बसे यहीं के चित्रकारों का अपना मौलिक प्रयास था। तो इस अध्याय में हमने पहाड़ी चित्रकला का एक परिचय प्राप्त किया है और अगले अध्याय में हम इसकी प्रमुख 2 शैलियाँ कांगड़ा और बसोली पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अध्ययन करते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।